हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, संघीय कार्यपालिका यानी कार्यपालिका के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कार्यपालिका के अंदर हमने पढ़ा था भी राष्ट्रपति पढ़ना है आपको, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को पढ़ना है। तो स्टार्टिंग हम कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमने कुछ आर्टिकल भी किए थे, आपको मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ ताकि बार बार करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। हमने एक तो पढ़ा था आर्टिकल 52, उसके तहत हमने पढ़ा भी संविधान में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि देश के लिए या भारत के लिए एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है या राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। सेकेंड हमने पढ़ा था आर्टिकल 53, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होगा उसके जो कार्यपालिका शक्ति होगी संविधान के अनुसार, क्योंकि ये संविधान का आर्टिकल है जो 53 है वो, ठीक है, उसके अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसका इसके अंदर यह भी लिखा गया है उसका प्रयोग वो सेवा करेगा या अपना जो भी प्रतिनिधि है, अपना आगे जो उम्मीदवार है प्रतिनिधि है उससे करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 और 55 मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है दोनों, 54 और 55। 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल का गठन किया गया है, निर्वाचन मंडल, और उस निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके द्वारा एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है और वो आगे क्या करते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचन करते हैं, मत देते हैं, ठीक है। 55 में उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया है। देखो 54 में तो निर्वाचन मंडल की बात हुई है, इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत देगा, कौन कौन शामिल होगा, वो तो 54 के अंदर है। और आगे जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो 55 में है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत 55 को। 54 को तो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। उसके बाद हम कुछ इसके बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें कुछ देखो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन इसमें थोड़े फैक्ट है उसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखो एक तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक विशेष पद्धति अपनाई गई है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है जिसे बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति है जो क्या है, एक गुप्त प्रणाली है। गुप्त यानी यह गुप्त रूप से इसका चुनाव होता है और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, अप्रत्यक्ष। इसका मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जनता वोटिंग नहीं करती, जनता के जो प्रतिनिधि है वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली या अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब हम बात करें जो राष्ट्रपति है, ठीक है, इसकी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होती है। ये होती क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी 5 से एक बार निर्वाचन होने के बाद वो 5 वर्ष तक क्या रहता है, राष्ट्रपति के पद पर रहता है। उसके बाद इससे पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना खुद का त्याग पत्र दे सकता है। तो आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति। यानी ये दोनों एक जैसी है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना आपस में देते हैं ये। जैसे हमने लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा था ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो देखो एक बात तो ये होगी कि इसका त्याग पत्र कौन देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। दूसरी बात भी, एक तो वो त्याग पत्र के द्वारा अपनी सीट खाली कर दे, या मान लेते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, या वो बीमारी के कारण राष्ट्रपति है वो अपना जो कार्य है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, यानी कुछ दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं, यानी अगर उनकी सीट खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। क्योंकि जो राष्ट्रपति की सीट है, जो पोस्ट है वो खाली नहीं रह सकती, वो सीट खाली नहीं रहती कभी भी। अगर किसी कारणवश मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसी टाइम उपराष्ट्रपति क्या काम करता है,
उसके राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देता है, यानी वो राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेता है। लेकिन ये होता क्या, जैसे मान लो मृत्यु होने के कारण सीट खाली हो गई या त्याग पत्र देने के कारण सीट खाली हो गई, तो काम कौन कर रहा है, उपराष्ट्रपति। तो 7वें संविधान में यह भी बात लिखित है कि 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाना पड़ता है। ये ध्यान रखना बात, 6 माह के अंदर क्या कराना पड़ता है, राष्ट्रपति का नया चुनाव कराना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं उपराष्ट्रपति एक बार सीट पर आ गए तो इसका मतलब चुनाव नहीं करवाएंगे, ठीक है। 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाना होता है। और जो नया राष्ट्रपति बनता है उस चुनाव में, नया राष्ट्रपति बनता है वो पूरे 5 वर्ष के लिए रहता है, शेष अवधि के लिए नहीं रहता है। ये बात सुनो, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ए राष्ट्रपति है, उसने 5 साल के लिए बने, लेकिन 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 2 वर्ष के बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद नया चुनाव हुआ, बी राष्ट्रपति बने। तो बी राष्ट्रपति बनेंगे वो ऐसे नहीं है, इसकी शेष अवधि कितनी रही है, 3 वर्ष ही रही है। शेष अवधि तो 3 वर्ष ही रही है ना, क्यों 2 वर्ष में तो उनका कार्यकाल पूरा हो ही चुका है। तो वो 3 वर्ष के लिए नहीं बनेंगे, बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए बनेंगे। ये ध्यान रखना बात। तो जो नए राष्ट्रपति होते हैं ना, वो शेष अवधि के लिए नहीं बनते, बल्कि क्या बनते हैं, आगे पूरे 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, एक ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं। एक प्रक्रिया हमारे संविधान में और भी है, यानी राष्ट्रपति को पहले संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पहले भी हटाया जा सकता है कार्यकाल के दौरान, यानी कार्यकाल से पूरा होने से पहले उसको सीट से हटाया जा सकता है। इसे बोलते हैं हम महाभियोग की क्रिया। क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपके संविधान में आर्टिकल 61 में, ध्यान रखना है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की क्या दी गई है, प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। यानी महाभियोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है उससे पहले। अब ये महाभियोग होता कैसे है, ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना, ये संसद के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, संसद। और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। ये दोनों में किसी में भी लाया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। जो महाभियोग है वो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन शर्त ये होती है, वो चाहे लोकसभा में आए राज्यसभा में आए, उससे 14 दिन पूर्व 14 दिन पूर्व उस प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को क्या कराना पड़ता है, अवगत कराना पड़ता है। राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है। इसका रीजन है ये है, जैसे मान लो इसका मेन रीजन होता है संविधान का अतिक्रमण करना, यानी संविधान के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं चलते तो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। जैसे मान लो आज कोई अपने के आज जो राष्ट्रपति है उनके प्रति हमें अविश्वास महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है, उसको पद से हटाना है, तो उससे पहले 14 दिन पहले उनको सूचना दे देते हैं और 14 दिन के बाद वो प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। और बात करें, जब ये प्रस्ताव लाया जाता है, इसको हम इधर लिख देते हैं, जब ये प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे मान लेते हैं ये प्रस्ताव लोकसभा में आ गया, पहले क्या आ गया, लोकसभा में। तो लोकसभा में जो उनकी सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास नहीं होता तो वो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वहीं अटक जाती है। इसका मतलब वो उसको नहीं हटा सकते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर ये जाएगा प्रस्ताव राज्यसभा में। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी कुल सदस्य संख्या होती है उनके 2/3 बहुमत से यहाँ पर भी पास होना चाहिए। यानी दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। जैसे ही वो 2/3 बहुमत से यहाँ पर भी पास हो चुका है, यहाँ पर भी पास हो चुका है, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। देखिए बात, ये है महाभियोग की प्रक्रिया। और कुछ अगर आ जाए ना आपको प्रश्न राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया, उसको समझाओ तो आप यही कहोगे, ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले ही, पूरा होने से पहले या मध्यवर्ती में हटाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया, वो आर्टिकल 61 में और 61 में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, ये जो प्रस्ताव है हटाने का, वो लाने से पहले 14 दिन पहले पूर्व, यानी 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है, उसको अवगत कराना पड़ता है। उसके बाद
ये दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। यदि एक सदन में लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है तो वहां पर कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर वहां से पारित होता है तो द्वितीय दूसरे सदन में जाएगा, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा है, दूसरे सदन में भी उसको कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे ही दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, वैसे ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। उसके बाद आगे हम राष्ट्रपति के बारे में और पढ़ते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का जो योग्यता। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होती है? की योग्यता, या आप में क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप राष्ट्रपति बन सको। ठीक है, तो मैंने आपको योग्यता बताई थी जब संसद का सदस्य की बात की थी हमने। मैंने कहा था एक तो फिक्स होती है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एक तो फिक्स होती है योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता तो सभी में पाओगे आप, कोई जरूरत नहीं है भी इसको अलग अलग याद करने की। भारत का नागरिक होगा वही राष्ट्रपति की मतलब निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के रूप में। पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात होती है उसकी उम्र होती है ना, उसकी उम्र वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष की होती है, और जो आपके राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है। इसका मतलब 35 वर्ष और उससे ऊपर वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकता है वो। ठीक है, उसके बाद ये भी कह सकते हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता होती है वो योग्यता भी राष्ट्रपति में टोटल होनी चाहिए। लोकसभा के योग देखो, उपराष्ट्रपति के लिए तो ये कहा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता होती है वो राष्ट्रपति में होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यता निर्धारित करती है संसद, उतनी योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ऐसे नहीं भी लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष उम्र आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्र तो 35 वर्ष होगी न्यूनतम। बाकी जो योग्यता लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित की जाती है वो योग्यता राष्ट्रपति में पाई जानी चाहिए। ये तो इसमें 3 योग्यता है, यानी इसके द्वारा 2 योग्यता तो ये मेन होगी। बाकी जो लोकसभा के सदस्यों को जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है वो योग्यता भी राष्ट्रपति में, जैसे मान लो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, विकसित नहीं होना चाहिए वो, उसके बाद अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। कुछ बातें हैं ये तो सबके लिए सेम ही होती है। आगे हम बात करें, देखो राष्ट्रपति के अंदर क्या होता था। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था ना, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी मशहूरी करने के लिए, अपने आप को अखबारों में दिखाने के लिए हर कोई व्यक्ति क्या कर देता था? राष्ट्रपति के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता था, ताकि उनकी सुर्खियों में आ जाता था वो। इस बात को रोकने के लिए, ताकि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो ऐसे ही फॉर्म न भरे, ऐसे ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर खड़े ना हो, क्यों पहले बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते थे ऐसे ही फालतू के, क्योंकि उनकी भारतीय नागरिक होते हैं, न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होती है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर देता था। इसके कारण क्या होता था, जो चुनाव होते थे उसके अंदर बहुत गड़बड़ी हो जाती थी, यानी बढ़िया तरीके से चुनाव नहीं हो पाते थे। उनको रोकने के लिए उस संविधान में कुछ बात कही गई थी, क्या कि कुछ अनुमोदक और कुछ प्रस्तावक, यानी एक राष्ट्रपति अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 50 तो आपके व्यक्ति आपके क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 ही व्यक्ति आपके अनुमोदक होने चाहिए। तब जाके आप क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति के रूप में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उम्मीदवार बन सकते हो। इसका मतलब कुछ न कुछ उस पर प्रतिबंध लग गया, इतने व्यक्ति मिल नहीं पाते, इतने सदस्य मिल नहीं पाते, तो उसके राष्ट्रपति पर कुछ न कुछ क्या लग गया? उसके फॉर्म के अंदर जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति आ रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये इसकी हमारी योग्यता होगी। अब आपका मेन जो आपके टॉपिक आता है आगे, तो हम बार बार पढ़ रहे हैं बीजी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, एकल संसदीय नियामक प्रणाली, ये होती क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये। आपको कुछ एग्जांपल आपके बुक्स के अंदर दिए गए हैं, उदाहरण जो आपके बुक्स में दिए ना वही करेंगे हम।
अलग नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ोगे तो अगर मैं यहाँ पर अलग उदाहरण दे दूँ, बुक्स के अंदर आपको अलग मिले तो फिर कंफ्यूज सा हो जाता है बंदा। हम क्यों ना बुक्स वाला ही करें, ताकि आप जब भी बुक्स पढ़ो तो आपको सामने आ जाए, ठीक है जी ये तो करवाया हुआ है सरकार। तो बात सुनो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एक जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, एकल, इसको हम पढ़ चुके हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके द्वारा इसका चुनाव होता है। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसके बाद गुप्त मतदान होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सभी सदस्यों का मत बराबर रखे जाते हैं। जैसे मान लो राजस्थान के जितने भी सदस्य, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं भाग लेती है, तो हमारे विधानसभा में जैसे 200 सदस्य है राजस्थान के अंदर, एमएलए वो 200 है, तो 200 का मत बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद एक सदस्य होगा, वो सभी को वोट देगा, जितने राष्ट्रपति होते हैं वो सबको वोट देगा। ऐसे नहीं, वरीयता क्रम होती है इसके अंदर, जैसे आप पहले किसको पसंद करते हो, दूसरा किसको पसंद करते हो, तीसरा किसको करते हो। चलो हम करते हैं, पहले इसको करते हैं, फिर उदाहरण के द्वारा समझते हैं उसको। देखो इस पत्ती में क्या होता है, इस पत्ती में मत मूल्य निकाला जाता है। क्या होता है, मत मूल्य निकाला जाता है, एक मत का मूल्य निकाला जाता है, और उस मत मूल्य निकालने के लिए कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है, तो विधानसभा के मत मूल्य के सूत्र क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य, यानी एक तो आपको पता है, क्योंकि हमने बार बार आपको जवाब दिया था, अभी निर्वाचित सदस्य है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, इसलिए हम इसको लिखते ही ऐसे हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य है, मत भार बराबर, ठीक है। इसके आगे सूत्र है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं, यानी उसका मत भार निकालने, इसका जो सूत्र है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यानी इसके आगे ही है, वो आपको वीडियो में पूरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसमें राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना भी उस राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है, उसके बाद उसको विभाजित करते हैं, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य संख्या। तो क्या करना है, जो राज्य की कुल जनसंख्या, अब मत मूल्य निकाल रहे हैं, मत बार भी, एक मत का मूल्य कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको इस सूत्र का यूज करते हुए करना है, एक तो आपको ऊपर तो लिखना है राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, जिस राज्य का मत बार निकाल रहे हो आप, जिस मत मूल्य जिस राज्य का निकाल रहे हो, उसके नीचे आपको भाग करना है उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों का ही भाग होगा, उन्होंने तो भाग ही नहीं लेते इसमें। और जो आपको मान आएगा उसको 1000 से फिर आपको विभाजित करना है, यानी भाग है ये, गुणा नहीं है। उससे जो मान आएगा उसको 1000 से आपको क्या करना है, फिर से आगे गुणा भाग कर देना है, सॉरी, ठीक है। तो अब इसके आधार पर आपके एक फैक्ट बता देता हूँ। देखो हमारे यहाँ पर एक 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2001 में। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है राज्य कुल जनसंख्या, आप पूछोगे सर कौन सी जनसंख्या की बात हो रही है, 2001 की जनसंख्या लिखेंगे, 2011 की लिखेंगे, 1991 की लिखेंगे, 1981 की या 73 की, कौन सी जनसंख्या लिखेंगे इसके ऊपर में, जनसंख्या जनगणना तो बहुत हो चुकी है हमारे। तो उसके आधार पर इसको डिसाइड करने के लिए 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, ठीक है। इसके तहत यह कह दिया भी जो यहाँ पर कुल जनसंख्या का जो आधार होगा, जनसंख्या का जो आधार होगा वो 1971 का वर्ष होगा, ध्यान रखना। 1971 में जो जनगणना हुई थी, जो 1971 में जनगणना हुई थी ना, उस जनसंख्या के आधार पर क्या निकाला जाएगा, मत मूल्य निकाला जाएगा। ये 2001 या 2011 की जनसंख्या के अनुसार नहीं, 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। और ये कब तक माना गया है, ये स्पष्ट रूप से 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया भी 2026 तक, कि 2026 तक तो रहेगा 1971, और 2026 के बाद जो जनगणना होगी
उसके बाद इसको परिवर्तन किया जाएगा, उससे पहले परिवर्तन नहीं किया। जैसे 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी ना, 2000 अब 21 में होगी, फिर 2031 में होगी, 10 साल के बाद जनगणना होती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 84वां संविधान शोधन 2001 हुआ था, उसके आधार पर कह दिया जनसंख्या जो आधार वर्ष होगा वो 1971 का होगा। यानी 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी जनसंख्या के हम क्या लिखेंगे, इसके सूत्र में लिखेंगे। दूसरी बात, ये जो आधार वर्ष रहेगा वो 2026 तक रहेगा, और 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन होगा, 1981 का रखे, 1991 का रखे, 2001, वो तो आगे का मैटर है। 2026 तक तो 1971 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके आधार पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया, उसको करते हैं। देखो, इसके आधार पर मान लेते हैं हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान की क्या लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मतवार या मत मूल्य एक ही बात है। देखो, ये तो आपको सूत्र था भी सभी विधानसभा में लगेगा। अपने उदाहरण लेते हैं राजस्थान का, सिर्फ राजस्थान का लेते हैं। अगर राजस्थान के हम मतवार कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे राजस्थान के 1971 में जो जनगणना थी ना, वो 2,57,65,806 2,57,65,806 क्या थी हमारे यहाँ पर टोटल जनसंख्या थी 1971 की जनगणना के अनुसार। और आपको पता है राजस्थान की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य टोटल कितने हैं, एमएलए कितने हैं, 200। इसके आधार पर सूत्र को हम मान रख के आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि किस प्रकार इसका मान निकलता है और कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। तो 2,57,65,806 तो आपकी इसकी 1971 की जनसंख्या थी राजस्थान में। और राजस्थान में जो विधायक है, एमएलए, वो टोटल कितने, 200 है। अब इसको आप भाग दोगे तो आपको लगभग मिलेगा 128, 1 से चला गया, उसके बाद ये 2 से चला गया, 76 आया, 5, और उसके बाद ये चला जाएगा 8 से। ठीक है, इस बुक में 128,829 लगभग कितना आएगा, 128,829 आपका इतना आ जाएगा। अब आपको ये तो यहाँ तक का सूत्र हुआ, ये हमने क्या लिखी, राज्य की जनसंख्या लिख दी, नीचे उसका वो लिख दिया आपने विधायकों की संख्या, टोटल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, क्योंकि क्या लिखना है, निर्वाचित कुल सदस्य संख्या लिखनी है। तो राजस्थान में 200 ही है, कितना है, 128,829 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 1000 से फिर विभाजित करना है। ठीक है, तो 1000 से और विभाजित कर दो, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, कितना है आपके पास, 128.82। पॉइंटों के बाद 2 संख्या बहुत होती है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक बार आपको बात ध्यान रखना, आप कहोगे सर 128.82 इसका क्या होगा, ये आप मैथ में सवाल कर चुके हो 9th और 10th के अंदर, और भी बहुत सी जगह पर आप इसको कर चुके हो। इस पॉइंट के बाद अगर 50 या 50 से अधिक हो, 50 या 50 से अधिक हो तो इसको हटा देते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी 128 की जगह क्या आ जाएगा, 129 आ जाएगा। इसका मतलब राजस्थान का मतवार कितना है, 129। यानी जब एक व्यक्ति, हमारे यहाँ 200 एमएलए ना, जब एक एमएलए वोट देगा तो वहां पर एक वोट नहीं जाएगा, 129 मूल्य जाएगा। और यूपी का निकालेंगे उसका अलग निकलेगा, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर जो मतवार निकाला जाता है वो जनसंख्या के अनुपात में निकाला जाता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं राजस्थान का 129 तो हरियाणा पंजाब सबका 129 होगा, ऐसा नहीं है। वहां पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग निकलता है ये। तो कुल जनसंख्या उस राज्य के ऊपर लिखते हैं, वहां पर जितने विधायक है वो नीचे लिख देते हैं, और उससे माना गया उससे 1000 से फिर इसको विभाजित कर देते हैं। राजस्थान में हमने ले लिया एग्जाम्पल, तो 128.82 है, तो अगर 50 से ज़्यादा है तो हम इसको हटा देते हैं और आगे 1 पॉइंट जोड़ देते हैं। एक से 7 बता देता हूँ, अगर 50 से कम है, 50 से क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में सीधा ही हटा देते हैं, आगे जोड़ते नहीं है कुछ भी। जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ आता 128.40 आ जाता तो उसको सीधा ही हटा देते हैं, आंसर 128 ही रहता। यहाँ पर 128.50 से ज़्यादा आ रहा है, 82 आ रहा है, 82 आ रहा है, तो इसका मतलब उसको हटाएंगे तो 1 पॉइंट पीछे जुड़ जाएगा संख्या में। ठीक है, तो हमारे राजस्थान का मत मूल्य कितना है, 129। इसका मतलब
129, जब 1 MLA वोट देगा तो 129 मूल्य जाएगा, और जब इसको 200 से भाग कर देंगे तो टोटल मूल्य निकल जाएगा ना। एक का 129 है और टोटल मूल्य कितने हैं हमारे राजस्थान का, तो 200 MLA है, 200 से भाग कर दो, टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य ऐसे निकल। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी निर्वाचन, इसको आपको नोट करना तो कर भी सकते हो भी साथ साथ में, लेकिन हम बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा भी भाग लेती है ना। ये देखो, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा भाग लेते हैं, तो विधानसभा तो हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं हम संसद का। संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य या मत भाग। ठीक है, अब इसका सूत्र मैं नीचे लिख देता हूँ। ये आपने विधानसभा का निकाल लिया, इस प्रकार सभी राज्यों का निकल जाएगा। अपने राजस्थान का निकाला है, इसी का हरियाणा का निकलेगा, पंजाब का, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी हमारे यहाँ पर केरल वगैरह, मणिपुर, जो भी राज्य पाए जाते हैं। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, सभी का अलग अलग मत मूल्य निकलेगा। इस प्रकार इसी सूत्र के द्वारा जो हमने पहले कर चुके हैं, सभी राज्य का अलग अलग निकाल लेंगे और सभी राज्य का अलग अलग निकाल कर उन सबका फिर जोड़ देंगे। उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसके बराबर सभी राज्यों, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ को हम क्या बोलते हैं, योग ही तो बोलते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के मत मूल्य का या मत भार का योग। ये आपने क्या किया, सभी राज्यों को अलग अलग निकाल दिया, अलग अलग निकाल के उसका कुल मत भार निकाल लिया आपने। पंजाब का कितना है टोटल, राजस्थान का जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति का 129 है, तो 200 का कितना होगा, गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार सभी राज्यों को निकाल लेंगे और सभी को निकाल के योग, या कह सकते हो विधानसभाओं का कुल मत मूल्य, कुल कह सकते हो, कुल मत मूल्य लिखो तो ये नहीं लिखना पड़ेगा। टोटल कुल कितना है, टोटल कितना है, उसका योग कितना है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो मत मूल्य हमने निकालने उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे किससे, जैसे अपने जो संसद में निर्वाचित कुल सदस्य संख्या, इससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एक सांसद का आपको मत मूल्य मिल जाएगा। देखो, पहले हमने विधानसभा का निकाला, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा वजन होने की बात नहीं है। उस राज्य की कुल जनसंख्या लिख दो, उसके अंदर जो MLA है वो उससे भाग दे दो, जितना मान है उसको 1000 से फिर विभाजित कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप सभी राज्यों को ऐसे निकालोगे, टोटल राज्यों का, और उन सबको फिर जोड़कर यहाँ ऊपर लिख दोगे, और जो कि संसद में टोटल जितने सदस्य संख्या निर्वाचित वो नीचे भाग दे दोगे। उसके अंदर आगे 1000 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है, इसका सूत्र इतना ही है। जैसे हम बात करते हैं संसद की, देखो संसद में एक तो होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इनके निर्वाचित मूल्य लिखने हैं हमें। तो निर्वाचित जो सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा में अधिकतम कितने होते हैं, 545, मतलब वर्तमान में कितने हैं, 545। उसके अंदर 2 तो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, मैंने आपको कहा था ना, 2 तो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। इसका मतलब मनोनीत वाले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ही नहीं लेते। तो निर्वाचित कितने रहे पीछे, 543, ये होते हैं निर्वाचित। इसी प्रकार हम राज्यसभा की बात करें, वर्तमान में 245 है। इसके अंदर तो 12 सदस्य तो वो होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इस चीज को भी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मनोनीत वाले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ही नहीं लेते, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो पीछे कितने बचे, 233, ये है निर्वाचित। अब कितने हुए, तो 543 लोकसभा के हैं, 233 राज्यसभा के, टोटल कितने हैं, 776 है। यानी बटा में हम क्या लिखेंगे, 776 लिखेंगे। बटा में हम क्या लिखेंगे, 776, क्योंकि संसद में जो टोटल निर्वाचित सदस्य संख्या वर्तमान में वो कितनी है, 776 है। यानी इसका मतलब वोटिंग करने वाले कितने लोग हैं, 776 ही है। ये 2 और ये 12 ये नहीं है, क्योंकि ये मनोनीत है, ये भाग नहीं लेते। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं।
देखो इसका सूत्र क्या बना, जितने भी सभी राज्यों की विधानसभाएं उनके मत मूल्य का योग करना है, कुल मत मूल्य लिखना है आपको, और बटा में जो जितने भी निर्वाचित सदस्य है कुल सदस्य संख्या जो संसद में वो उससे भाग देना है। तो आपके बुक्स के अंदर दे रखा है भी मान लेते हैं कि 5,44,971 है, कुल मत मूल्य कितने हैं 5,44,971, टोटल मत मूल्य इतने हैं 5,44,971। तो वो क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, एक सांसद का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, एमपी का, बटा में संसद में निर्वाचित कुल सदस्य संख्या कितनी है ये बता चुका हूँ आपको, कितनी है 776, कितनी है 776। उसको जब भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 702। आप भाग देके विभाजित करके देख लेना कितना आएगा 702। अब ये 702 है, ये क्या है, एक एमपी का मत मूल्य है, यानी अगर एक व्यक्ति वोट देगा ना, एमपी सांसद जो संसद का सदस्य वोट देगा उसको 702 मूल्य जाएगा, एक वोट नहीं जाएगा, 702 क्या जाएगा, उसका मत बाहर जाएगा या मत मूल्य उसके पास जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। देखो हमने विधानसभा का भी निकाल लिया मत मूल्य, उसकी कुल जनसंख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों से भाग देते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 1000 से फिर विभाजित करते हैं। संसद का निकालेंगे, एमपी वो तो एमएलए का था, एमपी का निकालेंगे तो क्या होगा, जो सभी राज्यों का मान्य मत मूल्य निकाला है उसका सबका योग करेंगे, टोटल करेंगे, उसको जो निर्वाचित सदस्य है उससे भाग दे देंगे। जैसे मैंने आपको बताया दिया 776 ही संसद में निर्वाचित होते हैं, बाकी तो मनोनीत होते हैं, तो इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 702। इसका मतलब हमने जो निकाला था राजस्थान का, अगर राजस्थान का एक एमएलए वोट देगा तो कितना मूल्य जाएगा 129, अगर एक एमपी देगा सांसद देगा तो कितना जाएगा 702, क्या जाएगा 702 मत मूल्य जाएगा। ठीक है, ये दो प्रक्रिया है, ये तो आप समझ लोगे बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा विधानसभाएं तो भाग लेती है, हमने विधानसभा का भी निकाल दिया और लोकसभा का यानी पूरी संसद का निकाल दिया। लोकसभा राज्यसभा का सेम होगा क्योंकि पूरी संसद का निकाला है हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब ये जो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके अंदर होता क्या है, एक तो आप वो वोट देखते हो, कुछ निर्वाचन देखते हो ना, जिसको ज्यादा मत मिल गया वो जीत जाता है। जैसे मान लो सरपंची का है, एमएलए का है, एमपी का है, उसके अंदर जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, चाहे उसको 10 ही वोट मिले। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो 100 बंदे हैं, 100 वोट है, सबको 9 मिले, एक को 10 मिल गया, ज्यादा मिला है जीत गया, लेकिन है तो 10% ही वोट, तो उसका वोट तो उसको बिल्कुल ही कम मिले, लेकिन वो सबसे आगे था इसलिए वो जीत गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर किसी को ज्यादा भी वोट मिल गया ना तो जब तक नहीं जीत पाएगा जब तक निश्चित कोटा उसको प्राप्त नहीं होता। एकल संक्रमणीय पद्धति की एक खासियत होती है कि वो एक निश्चित कोटे की आवश्यकता होती है, जितने वोट होते हैं उसका निश्चित भाग उसको मिलना ही चाहिए। जैसे अपने होते हैं ना मार्क्स के अंदर, जैसे 100 में से 33 वाला तो पास होता ही होता है, उससे ऊपर चाहे कितने ही हो। इसी प्रकार इसमें भी एक नियतांश यानी एक नियत अंश, एक भाग रखा गया है, उतना वोट तो उसको प्राप्त होगा तभी वो जीत पाएगा। सबसे आगे होने का मतलब नहीं है ये, अगर मान लो 4 जने खड़े हुए एक सबसे आगे तो वो जीत गया है, यानी निश्चित कोटा उसको मिलना चाहिए। तो निश्चित कोटे का सूत्र देख लो क्या है, निश्चित कोटा, निश्चित कोटे का सूत्र क्या है उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखो निश्चित कोटा क्या होता है हम लिख देते हैं, जो भी वेद मत है टोटल, तो कुछ मत अवैध भी होते हैं ना, वेद मत हम ऊपर लिखते हैं, वेद मत कितने लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं निर्वाचित होने वाले सदस्य, अभी कितने निर्वाचित होने वाले हैं, अपने राष्ट्रपति एक का करें तो एक लिख देंगे। कई देखो एकल संघीय मत पद्धति वहां पर भी यूज होती है, जहां पर जैसे इजराइल है वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुसदस्य होता है, यानी एक ही स्थान पर 2-3 सदस्य का निर्वाचन इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ तो एकल सदस्य है लेकिन वहां पर बहुसदस्य पाई जाती है, तो वहां पर अगर 2 हो रहे हैं तो 2 लिख देंगे, 1 हो रहा है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। इसका मतलब वेद मतों में जो निर्वाचित होने वाले सदस्य है उनमें से एक जोड़कर, जितने भी होने वाले हैं उसमें एक जोड़कर वेद मतों को विभाजित कर देंगे, जो मान है उसमें एक जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो, निर्वाचित होने वाले सदस्य टोटल है उनमें से एक जोड़ेंगे, एक जोड़कर जो भी हमारे पास मान आएगा उसको वेद मतों से विभाजित कर देंगे, यानी वेद मतों को विभाजित कर देंगे।
ठीक है, इसको भाग दे देंगे, जो आपके पास मान आएगा उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, ये है निश्चित कोटा, यानी इसके आधार पर अगर उसको वोट प्राप्त होता है तब जाके वो क्या कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 100 सदस्य है टोटल, नहीं 100 मत है, कितने हैं 100 मत है, निर्वाचित होने वाला क्या है, एक ही है राष्ट्रपति, तो इसके आधार पर सूत्र में मान रखो आप, वैध मत 100 है बटा निर्वाचित होने वाला एक है प्लस एक सूत्र में ही है और प्लस एक ये भी सूत्र में है। तो देखो 100 एक रहे कितने हो गए 2 प्लस एक, इसको काटेंगे तो कितना आया 50 प्लस एक, यानी कितना आंसर है 51। इसका मतलब अगर उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जब तक 51 वोट नहीं मिलेंगे तब तक वो विजय नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो सबसे आगे हो, मान लो सभी को मान लेते हैं 40-40 मिल जाए, एक व्यक्ति को 50 मिल जाए, ये है तो इन तीनों से आगे, लेकिन तो भी विजय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ, और जब तक उसको निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता। ये एकल सक्रिय मत पर। ठीक है, अब हम पहले देखो, हम पहले इसका एक आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है वो करते हैं, वो करने के बाद इससे संबंधित आपके मैं 4-5 विशेषताएं लिखाऊंगा, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपके बुक्स के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया का एग्जाम्पल दिया, मैं सेम वही बुक से देख कर ही आपको करवा रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है, वो एक उदाहरण दे रखा है। उसने ये कहा है कि मान लेते हैं ए बी सी और डी 4 व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए राष्ट्रपति के, 4 व्यक्ति क्या हो गए, उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए खड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा है भाई जो टोटल मत भार है वो 1,40,000 है, टोटल जो कुल मत भार है ना, यानी मत मूल्य वो कितना है 1,40,000, ये इतना मत मूल्य है, इसको इनमें विभाजित करना है, तो कैसे होगा। तो सुनो, सबसे पहले इसका निश्चित कोटा निकाल लेते हैं। निश्चित कोटा बराबर कुल मत भार कितना है 1,40,000 बटा में निर्वाचित, देखो उम्मीदवार तो 4 है लेकिन निर्वाचित तो एक ही होगा, राष्ट्रपति तो एक ही होगा। तो सूत्र क्या कहता है 1 + 1 + 1, अभी हम करके आए, तो बराबर इसको 1,40,000 बटा में 2 हो जाएगा प्लस 1, यानी कितना है आपका 70,000 + 1, यानी 70,001 हो जाएगा, 70,001, यानी एक तो निश्चित कोटा फिक्स हो गया। तो इन चारों को जब तक एक को 70,001 निश्चित नियतांश यानी इतना मत भार नहीं मिलेगा तब तक वो विजय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब तक वो विजय नहीं हो पाएगा। तो अब उसने देखो ये तो अपने निकाल दिया, फिक्स कर दिया। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है मान लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर ए व्यक्ति को मिले 30,000 वोट, कितने मत भार मिले 30,000, बी को इन्होंने कहा है मिले हैं 20,000, सी को मिले हैं 40,000 और डी को मिले हैं 50,000। अब मेरे को ये बताओ ये सबसे आगे है ना, डी सबसे आगे है, लेकिन फिर भी विजय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको निश्चित कोटा नहीं मिल रहा। ये आगे है तीनों से, इसके बाद तो जीतना ये चाहिए, लेकिन ये अब तक जीता नहीं है क्योंकि उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, देखो बात सुनो, एकल संघीय मतपत्ति में ये होता है भी जब पहली जो मतगणना होती है उसके अंदर अगर निश्चित कोटा नहीं मिलता, जिसके पास सबसे कम वोट होते हैं उसको मैदान से हटा दिया जाता है, जिसके पास सबसे कम वोट होते हैं उसको मैदान से हटा दिया जाता है और उनके वोट इनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। डिवाइड करते कैसे हैं? वरीयता क्रम से, वरीयता क्रम यानी पसंद के अनुसार। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पसंद के अनुसार कैसे डिवाइड करते हैं। एक बार तो हम इसको ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो ऐसे कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कहते हैं भी दूसरी मतगणना हुई थी उसके अंदर जो ए को मिला वो 35,000 यानी 5,000 प्लस हो गए। उसके बाद बी को मिला वो मिले हैं 50,000 यानी 30,000 प्लस हो गए। और जो सी को मिले वो मिले टोटल 55,000 और इसको मिले 55,000। इसको बी को तो टाई दिया, सी को मिले 50, ए को मिले 35 और जो आपको सी को 50, ए को 35 और डी को 55। अभी तक देख लो,
अभी तक भी 70,001 किसी को नहीं मिला, मतलब निश्चित कोटा फिर नहीं मिला। फिर क्या होता है, इन तीनों में सबसे कम कौन है, ए, इसको फिर मैदान से हटा दिया जाता है। देखो फ्रांस में एक पद्धति है, वहां पर अगर स्टार्टिंग के अंदर ही किसी को निश्चित कोटा नहीं मिले ना, तो चुनाव ही फिर से होते हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव फिर से नहीं होते, मतगणना फिर से होती है, ध्यान रखना। फ्रांस के अंदर तो सीधा चुनाव ही हो जाता है, ये एक बार नहीं मिला तो बस चुनाव सिरे से होगा। यहाँ पर चुनाव फिर से नहीं होते, सिर्फ मतगणना फिर से होती है। पहली मतगणना, फिर दूसरी, अब फिर तीसरी फिर करनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ। फिर इनके वोट इसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। फिर देखते हैं, सी को मिले 61,000 यानी 11,000 प्लस हो गए, और जो डी को मिले वो मिले हैं टोटल 74,000। अब बात सुनो, अब इन दोनों के अंदर 70,001 या उससे ज्यादा किसके पास है, डी के पास। तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, डी, यानी राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, उसके निर्वाचन के रूप में चुन लिया जाता है, क्योंकि उसको निश्चित कोटे के ज्यादा उसके बराबर वोट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसके संबंधित कुछ बातें और है जो फैक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।